साथियों नमस्कार। लकी एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि विवेकानंद जी ने कहा है, उठो जागो और तब तक संघर्ष करो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। आज से हम लोग भी वार्षिक परीक्षा के लिए 10 मॉडल पेपर की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। कक्षा 9 के लिए पहले मॉडल पेपर में 25 सवाल, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। इन सवालों को लगातार पढ़कर आप अच्छे अंकों की प्राप्ति कर सकते हैं। इसमें आज के लिए पहला सवाल है, मतदाता सूची, इसको कहते हैं वोटर लिस्ट, किसे कहते हैं? मतदाता सूची, वोटर लिस्ट किसे कहते हैं? मतदान की योग्यता रखने वाले लोगों की सूची को मतदाता सूची या वोटर लिस्ट कहते हैं। मतदान की योग्यता रखने वाले लोग होते कौन होते हैं? जिन व्यक्तियों की भारत में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली जाती है, 18 वर्ष के बाद इनका नाम वोटर लिस्ट में लिखा जाता है। जैसे ही नाम वोटर लिस्ट में लिखा जाता है, उसके बाद वे व्यक्ति मतदाता हो जाता है, अपने मत का प्रयोग कर सकता है, अपने मत को दे सकता है और इसी से आगे होता है जो सूची बनती है उसे कहते हैं मतदाता सूची। अगला सवाल, लोकतंत्र बचाओ का नारा किसने दिया था? लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र होता है जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन लोकतंत्र कहलाता है। वापस, जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन लोकतंत्र कहलाता है। और ये परिभाषा दी थी इब्राहिम लिंकन ने। इब्राहिम लिंकन ने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था जनता पार्टी ने। एक नया दल था जनता पार्टी, जिन्होंने नारा दिया था लोकतंत्र बचाओ। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अगला सवाल, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें दो प्रकार के सवाल आ सकते हैं। एक तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तब आपको उत्तर लिखना होता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हें अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया था। जबकि स्थायी रूप से या पूरे अध्यक्ष का नाम आ जाए तो आपको लिखना होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्हीं को ही 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया था। 24 जनवरी 1950 को। और संविधान सभा के ये थे अध्यक्ष। संविधान सभा के ये थे अध्यक्ष। अगला सवाल, अरब सागर में स्थित द्वीप समूह को किस नाम से जाना जाता है? पहले तो ये देखते हैं कि अरब सागर कहाँ स्थित है। ये सवाल आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आया था। अरब सागर, जैसा अपन भारत का जैसे ही नक्शा बनाते हैं तो इसके गुजरात की साइड वाले यहाँ पर पश्चिम में है अरब सागर। क्या है? अरब सागर। और पूरब में है बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी। ये भी सवाल याद हो गए दो आपको। इधर है अरब सागर, इधर है बंगाल की खाड़ी, इसके जस्ट नीचे है हिंद महासागर। क्या है? हिंद महासागर। सवाल पूछा जा रहा है, अरब सागर में स्थित द्वीप समूह को किस नाम से जाना जाता है? और इसका सही उत्तर है लक्षद्वीप समूह है, जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। सवाल नंबर 5, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबी तट रेखा है गुजरात की। पहले तो तट रेखा क्या होती है, जैसा कि इस नक्शे में बताया गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। आपने देखा होगा भारत के कुल 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी एक तरफ जल से सीमा लगती है, अंदर से थल से सीमा लगती है। तो जो सीमा थल और जल से लगती है उसको कहते हैं तट रेखा। कौन सी रेखा? तट रेखा। और ऐसे तटीय राज्यों की संख्या टोटल मैंने बताई 9। इसमें गुजरात वो है राज्य है जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है। तो सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? वो इसी के जस्ट दूसरे नंबर पर नीचे
गोवा। कौन सा राज्य है? गोवा। मैं आपको एक बार विदित कर देता हूँ कि ये 9 राज्य है कौन कौन से जिनकी तटीय सीमा है। पहला गुजरात, इसके नीचे महाराष्ट्र, इसके नीचे गोवा, इसके नीचे कर्नाटक, इसके नीचे केरल। इधर की साइड में हो गए 5। वापस गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। अब इधर के हैं 4 राज्य। ऊपर है पश्चिमी बंगाल, इसके नीचे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। वापस समझेंगे, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इस प्रकार इन 9 राज्यों की तटीय सीमा लगती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 6। भारत के पूर्व दिशा में स्थित 2 पड़ोसी देशों के नाम बताइए। ये दिशा पूर्व दिशा, और इधर पड़ोसी देश कौन से हैं? बांग्लादेश और म्यांमार। बांग्लादेश और म्यांमार। अगला सवाल, सुएज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? सुएज नहर, इसका सीधा सीधा उत्तर है सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 8। अरावली और विंध्याचल की पहाड़ी में कौन सा पठार स्थित है? भारत में अरावली, भारत में राजस्थान जो राज्य है वहाँ पर है, यहाँ पर अरावली और यहाँ पर विंध्याचल। इसके बीच में है मालवा का पठार। कौन सा पठार है? मालवा का पठार। अगला सवाल, सवाल नंबर 9। भाबर क्या है? सवाल है भाबर क्या है? ये एक नदीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ सवाल है। नदियों पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। मैं आपको एक इस सवाल का सीधा सीधा उत्तर बता देता हूँ। जैसे मान लो ये एक कोई पर्वत श्रृंखला है और यहाँ से कोई एक नदी निकल रही है। ये नदी कुछ समय के बाद जैसे ही निकलती है तो यहाँ पर कंकड़ पत्थर खूब सारे आए हुए रहते हैं। इन कंकड़ पत्थरों में पूर्ण रूप से समाहित हो जाती है और अंदर अंदर ही चलती है। ये क्षेत्र कहलाता है भाबर। क्या कहलाता है? भाबर। जैसे ही ये वापस बाहर निकलती है और एक दिखने जैसी स्थिति में आ जाती है, ये क्षेत्र कहलाता है तराई। भाबर क्षेत्र जो एकदम 8 से 16 किलोमीटर में अंदर ही अंदर पत्थरों में समाई हुई चलती रहती है, उसको कहते हैं भाबर। अगला सवाल, हिमालय में 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए। हिमालय के नाम बताने हैं और वो भी उत्तर से दक्षिण में। मैं आपको सीधा बता दूं, ऐसे जैसे नक्शा बनाते हैं तो यहाँ पर पूरा स्थित है अपना हिमालय, और ये उत्तर से दक्षिण ऐसे, उत्तर इधर दक्षिण इधर। इसमें उत्तर से दक्षिण के क्रम में हिमालय के 3 प्रमुख विभाजन इस प्रकार है। आंतरिक हिमालय या हिमाद्री। हिमाद्री इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पूरा हमेशा बर्फ से ढका रहता है। हिमाद्री, ये पहला हिमाद्री पूरी लाइन। निम्न हिमालय या हिमाचल हिमालय, हिमाचल के नाम से ही हिमाचल हिमालय। और तीसरा बाहरी हिमालय, इसको कहते हैं शिवालिक, जो सबसे लास्ट में भारत की तरफ स्थित है। तो हिमाद्री, हिमाचल या शिवालिक। और दूसरे नाम में आंतरिक हिमालय या निम्न हिमालय या बाहरी हिमालय। आंतरिक हिमालय, निम्न हिमालय, बाहरी हिमालय, 3 नाम इस ये भी हो सकते हैं, या हिमाद्री, हिमाचल या शिवालिक ये भी हो सकते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 11। वन विनाश किसे कहते हैं? वनों के लुप्त होने को वन विनाश कहते हैं। वनों के लुप्त होने को वन विनाश कहते हैं। आदिवासी समाज हमेशा यहीं पर ही अपनी आजीविका चलाता है, यहीं पर ही अपना निवास करता है, यहीं पर अपने संसाधनों की पूर्ण प्राप्ति करता है। इन्हीं वनों का संरक्षण भी ये आदिवासी समाज ही करता है। और बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण के लिए या फिर किसी अन्य आवश्यकताओं के लिए जब वनों की कटाई हो जाती है तो उसे कहते हैं वन विनाश, जो कि अपने प्राकृतिक संतुलन के लिए वर्तमान समय में
बहुत ही घातक साबित होने जा रहा है। अगला सवाल, 1700 से 1995 के बीच दुनिया में वनों का कितने प्रतिशत भाग साफ कर दिया गया? 1700 से 1995, 1800, 1900 और 1995, 300 सालों का जो क्रम पूछा जा रहा है उसमें लगभग 9.3% भाग साफ कर दिया गया था। सवाल नंबर 13, देवसारी क्या था? बस्तर क्षेत्र में एक गांव द्वारा किसी दूसरे गांव के जंगल के लिए लगाए के लिए उत्पाद लकड़ी के बदले में दिया जाने वाला शुल्क। एक दूसरा गांव जब दूसरे गांव के लिए जब लकड़ी का उत्पादन करते थे या वनों का उत्पादन करते थे, उसके बदले में जो शुल्क देते थे वो कहलाता था देवसारी। इसका सीधा सीधा अर्थ है, एक गांव दूसरे गांव के लिए जितनी लकड़ी के बदले में जो कर देता था उसको कहते थे देवसारी। अगला सवाल, सवाल नंबर 14, गद्दी चारावाय समुदाय किस राज्य में रहता है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाला एक चारावाह क्षेत्र है, चारावाह समुदाय है, वो है हिमाचल प्रदेश में। अगला सवाल, इनमें से किस वर्ष में औपनिवेशिक सरकार ने भारत में अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया था? अपराधी जनजाति अधिनियम पारित हुआ था औपनिवेशिक शासनकाल में। औपनिवेशिक शासनकाल वो होता है जिस समय हम एक इंग्लैंड के गुलाम थे, और वो सन था 1871 में। 1871 में। सवाल नंबर 16, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। ये सवाल आगे भी आ चुका है। इस सवाल में उधर तो एक तरफ पूछा गया था, इधर दोनों तरफ पूछे जा रहे हैं। धीरे धीरे ये प्रश्नों की श्रृंखला बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को इसमें डालकर वार्षिक परीक्षा के लिए मैंने इम्पोर्टेंट डालने की पूरी पूरी कोशिश की है। आप आराम से इन सवालों को पढ़कर वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। धीरे धीरे आप खुद ही पढ़ते रहिए, अपने साथियों को भी इस चैनल के बारे में बताइए, उनको भी जानकारी दीजिए ताकि उन्हें भी वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने का मौका मिल सके। सवाल नंबर 16 पढ़ रहे थे, अरब सागर बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह है। अरब सागर में तो था, मैंने बताया था लक्षद्वीप। लक्षद्वीप इधर तो, और इधर है बंगाल की खाड़ी, तो इधर एक छोटा सा समूह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इस लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती। इस लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। बंगाल की खाड़ी में स्थित, अभी बताया था मैंने, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो, और इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती। ये लक्षद्वीप स्थित कहाँ पर है? अरब सागर में। कहाँ पर? अरब सागर में। अगला सवाल, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। ये क्षेत्रफल में ऐसा कह सकते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है 7वां। तो इसका मतलब 6 देश हैं जो भारत से बड़े हैं। क्षेत्रफल में भारत से बड़े देश हैं, और इसका एक सूत्र है, रुक रुक रुक, आगे चीन, रुक चीन, अब आ भारत। मैंने आपको क्लास में भी अच्छी तरह से बता रखा है, यहाँ पर भी यही बता रहा हूँ, रुक चीन अब आ भारत। रू का होता है रूस, के का होता है कनाडा। वापस रुक का मतलब हो गया रूस से रूस, के से कनाडा, चीन का चीन। इसका ए से होता है संयुक्त राज्य अमेरिका, ए से अमेरिका, ए से अमेरिका। ब से ब्राज़ील, ब से ब्राज़ील, और आ से ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल की दृष्टि से 6 बड़े देश हैं जो भारत से बड़े हैं, और भारत का स्थान आता है 7वां। सवाल अगला,
18 नंबर, हमारे उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्व पड़ोसी देशों के नाम बताइए। इन्होंने ऐसा पूछ रखा है, जैसे ये तो उत्तर पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये उत्तर पूर्व हो गया। यहाँ पर कौन कौन से पड़ोसी देश है जो भारत की सीमा लगाते हैं? उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उत्तर में चीन, इधर चीन, नेपाल, भूटान, ये तीनों इस साइड में। पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश, म्यांमार और ये जैसे ही नीचे आते हैं यहाँ पर म्यांमार और बांग्लादेश। इस प्रकार भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये देश हैं जो भारत की सीमा बनाते हैं। अगला सवाल, भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम बताइए। कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है, ये सवाल बताना होता है। इसके माध्यम से अपन देखेंगे इसका उत्तर क्या आता है। भारत में कर्क रेखा मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से होकर गुजरती है। वापस, भारत में कर्क रेखा मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से होकर गुजरती है। इसका दूसरा सिस्टम है, मैंने बता रखा है, जी राम छाजा, जी राम छाजा मित्र पब। ये मैंने एक सूत्र बना रखा है। जी से गुजरात, राज से राजस्थान, मैं से मध्य प्रदेश, छः से छत्तीसगढ़, जा से झारखंड, मी से मिजोरम, तरह से त्रिपुरा, पब से पश्चिमी बंगाल। इस प्रकार कुल 8 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा कर्क रेखा से लगती है। ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के नाम से भी जानी जाती है। सवाल नंबर 20, जल विभाजक का क्या अर्थ है? जल का विभाजन करने वाले को जल विभाजक, एक उदाहरण भी बताइए। जल विभाजक वह उच्च भूमि है, दो नदियों के बीच की उच्च भूमि जो दो पड़ोसी अपोहा द्रोणियों, यहाँ लिखना है द्रोणियों को एक दूसरे से पृथक करती है। इस प्रकार की उच्च भूमि को कहते हैं जल विभाजक रेखा। दो नदियाँ गुजर रही है और इनके बीच में जब ये उच्च भूमि आ जाती है तो ये कहलाती है जल विभाजक। उदाहरण के लिए अम्बाला, सिंधु और गंगा नदी प्रणाली के बीच जल विभाजन। अम्बाला क्या है? एक जल विभाजक क्षेत्र है जो सिंधु और गंगा को दो अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 21, गंगा की दो मुख्य धाराओं के नाम। ये आपके सवाल अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आया था। कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? वापस, दो धाराओं के नाम भी बता सकते हैं, ये कहाँ पर मिलती है ये भी बता सकते हैं। इसकी दो मुख्य धाराएं हैं भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा। अगला सवाल, सवाल नंबर 22, सिंधु और गंगा नदियाँ कहाँ से निकलती है? सिंधु और गंगा नदियाँ कहाँ से निकलती है? सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। गंगा नदी हिमालय में गंगोत्री हिमानी से निकलती है, हिमालय में गंगोत्री हिमानी में निकलती है, जबकि दोनों निकलती हिमालय से ही है। अगला सवाल, लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र में कम गाद सिल्ट क्यों है? इसका सीधा सीधा उत्तर है, लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र में कम गाद सिल्ट है क्योंकि ये एक शीट व सूज का क्षेत्र है। जल की मात्रा काफ़ी कम होती है जिसके फलस्वरूप अपरदन अत्यधिक कम वृद्धि में होता है, जिसका कारण है कि ये यहाँ पर गाद होती है जो बहुत ही कम होती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 24, भारत को किन वर्षों में अकाल का सामना करना पड़ा? भारत को किन वर्षों में अकाल का सामना करना पड़ा था? और इस सवाल का उत्तर है, भारत को सन 1835 में तो उड़ीसा में,
1877 में पंजाब में तथा मध्य प्रदेश और बंगाल में था 1943 में। अकाल का सामना करना पड़ा था। वापस उड़ीसा में 1835, उड़ीसा में 1835, पंजाब में 1877, मध्य प्रदेश और बंगाल में 1943 में अकाल का सामना करना पड़ा था। सवाल अगला, अमर्त्य सेन से खाद्य सुरक्षा में कौन सा नया आयाम जोड़ा? अमर्त्य सेन से नहीं है, या ने है। अमर्त्य सेन ने खाद्य सुरक्षा में नया कौन सा आयाम जोड़ा था? अमर्त्य सेन ने हकदारियों के आधार पर खाद्य तक पहुंच पर जोर दिया। हकदारियों के आधार पर खाद्य तक जोड़ना ये किया था अमर्त्य सेन ने। आज के इस वीडियो में इतना ही। इस मॉडल पेपर में खूब सारे ऐसे अच्छे अच्छे सवाल हैं जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगे। आपको एक पढ़ने का नया आयाम मिलेगा। कोशिश करता हूँ, मैंने मेरे हिसाब से बहुत कुछ आपको अच्छा बताने की कोशिश की। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए